वेलकम टू आर्यभट्ट एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का टॉपिक प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की अंग पहले नहीं था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तहत यह संविधान का अंग हुआ। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। चाहे आप उसे उद्देशिका कहे चाहे अथवा प्रस्तावना कह सकते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, तो सबसे पहली बात, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया पूछा जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए थे। लेकिन कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया भी आप देखे होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना नहीं लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा। तो पूछा जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। यह आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो हम क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव अथवा प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो कहेगा संविधान सभा में किसने प्रस्तावना को पारित किया? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन स्वीकार कब किया गया? तो कब? 22 जनवरी 1947 के संविधान सभा द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका को प्रस्तुत किया, लेकिन इसे स्वीकार कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा? संविधान सभा, जिसके द्वारा हमारा संविधान निर्माण हुआ था। संविधान सभा के द्वारा क्या हुए थे? हमारे संविधान का निर्माण। तो वही संविधान सभा ने उसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? कुंजी। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अध्ययन समस्त शक्ति का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत कौन है? भारत के लोग। अगर देश में सर्वोच्च पूछे तो कौन है? संविधान। और संविधान में सर्वोच्च पूछे तो कौन है? भारत के लोग। किसके अनुसार? तो प्रस्तावना के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द अथवा हम भारत के लोग से स्टार्ट है। हमारा प्रस्तावना जो है इसमें पूछा जाएगा किस शब्द से स्टार्ट है, तो कहेंगे हम भारत के लोग। इस संविधान के अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं भारतीय लोग की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोषणा करते हैं। तो हमारा प्रस्तावना जो स्टार्ट होता है किससे होता है? हम भारत के लोग से। इसमें क्या किया गया है? उस रोज संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत मतलब उसी रोज संविधान को क्या हुआ? लागू किया गया। अधिनियम और आत्मसमर्पित, हम संविधान को क्या करते हैं? अपने आप को समर्पित करते हैं। भारतीय लोग की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोषणा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी कहा गया, धर्मनिरपेक्ष कहा गया, लोकतांत्रिक कहा गया, गणराज्य कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय किसका था? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1997। तो प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय किसका था? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में यह निर्णय लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संसद प्रस्तावना को संशोधित कर सकता है। देखिए 1973 से पहले क्या था कि प्रस्तावना क्या बताया जाता था? उस संविधान की अंग नहीं है। उसमें संविधान की अंग नहीं है तो उसमें संसद क्या कर सकते हैं? संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि संसद को अनुमति है केवल संविधान में संशोधन करने की। अगर प्रस्तावना संविधान के अंग नहीं होंगे तो कभी भी उसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया और इसमें क्या कर सकते हैं? अब संसद संशोधन कर सकते हैं। तो जिसके कारण क्या हुआ? प्रस्तावना में संशोधन संभव है। इसमें केवल एक बार अभी तक संशोधन किया गया।
कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में धारा 2 द्वारा इसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो पूछा जाएगा प्रस्तावना में कितने संशोधन अभी तक हुए? मात्र एक संशोधन हुए। कब हुए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुए, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया, एक समाजवादी जोड़ा गया, एक पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, एक अखंडता, जैसे 3 शब्द जोड़ा गया। समाजवादी जानते हैं, मतलब समाजवादी का अर्थ होता है यहाँ भारत जो है, यहाँ अमीर और गरीब दोनों प्रकार के व्यक्ति इसमें रहते हैं, तो दोनों में एक प्रकार की समानता करने का लक्ष्य। पंथ निरपेक्ष मतलब क्या? पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या समझे? कि हमारा राज्य जो है, हमारा भारत जो है, वो किसी एक धर्म को नहीं मानता, यहाँ सभी धर्म की एक सम्मान है, किसी भी धर्म में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेंगे। अखंडता सब जानते ही होंगे, एकजुट बनाकर। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? देखिए, हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नाम भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। तो हमारे राष्ट्र जो है उसका 2 नाम है, भारत और इंडिया के रूप में कहा संविधान में उसका उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को कौन? पंथ निरपेक्ष मतलब क्या समझे? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया, जिसका अर्थ होता है भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष अर्थ क्या होता है? जिसमें भारत राज्य का क्या है? कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान व्यवहार अपेक्षित किया जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार के धर्म हो, सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। तो क्या समझे पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? अर्थात धर्मनिरपेक्ष का अर्थ या जिस देश में, जिस राज्य में किसी भी धर्म को एक समान नहीं, किसी भी धर्म को एक समान मानता हो, कोई एक धर्म नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग सबसे शुरू होता है। तो कहेगा प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन वर्ड शुरुआत में है? तो हम भारत के लोग शब्द से शुरू होते हैं। नेक्स्ट देखिए, SR बोमई बनाम भारतीय संघ 1994 में न्यायमूर्ति सामंत और कुलदीप सिंह ने अवलोकन किया कि संघवाद और धर्मनिरपेक्षवाद हमारे संविधान के मुख्य लक्षणों में से एक थे। तो 1994 में क्या हुआ? SR बोमन बनाम भारतीय संघ के मामले में न्यायमूर्ति सामंत और कुलदीप सिंह ने अवलोकन किया कि संघवाद और धर्मनिरपेक्ष हमारे संविधान के मुख्य लक्षणों में से क्या है? एक थे। कब ऐसा कहा? तो 1994 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता और वैश्य मताधिकार संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रस्तावना में क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता, वैश्य मताधिकार, संघीय शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया। आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे हम? उद्देशिका या प्रस्तावना को। या आपसे पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसे संविधान की आत्मा कहा, तो क्या कहेंगे? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट देखिए, KM मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपंत्री कहा। तो किसने राजनीतिक जन्मपंत्री कहा? तो KM मुंशी ने। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बोमेन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न है। तो किस मामले में? बोमेन बनाम यूनियन इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था? उद्देशिका संविधान की अंग है। नेक्स्ट देखिए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, जिसका वर्णन कहाँ किया गया है? उद्देशिका में कहा गया। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, जिसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो उद्देशिका में किया गया। अब नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना से संबंधित कुछ बिंदु जिसको प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया, इस वर्ड को, जैसे प्रभुत्व, ये कहाँ है? प्रस्तावना का एक शब्द है, जिसमें क्या कहा गया? लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है।
कोई बाह्य शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। भारत एक प्रभुत्व राष्ट्र है। अब प्रभुत्व राष्ट्र कौन है? यहाँ जो भी व्यक्ति हो स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी बाह्य के दबाव से निर्णय नहीं ले सकता। या भारत मान लीजिए किसी बाह्य शक्ति से यहाँ की सरकार नहीं चलता। जैसे हमारे यहाँ क्या था 1947 से पहले ब्रिटिश शक्ति, हम कोई भी निर्णय लेते थे तो उस पर क्या होते थे? ब्रिटिश का दबाव होते थे, उनके दबाव में हमें निर्णय लेना पड़ता था। लेकिन हम अब ऐसा नहीं है, एक प्रभुत्व है। प्रभुत्व मतलब हमें कोई भी शक्ति, हम किसी भी बाह्य या आंतरिक शक्ति के दबाव में नहीं आ सकते। निर्णय लेने के हम क्या है? खुद स्वतंत्र है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। तो भारतीय संविधान में क्या संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाजवादी। ये भी क्या है? प्रस्तावना का एक शब्द है, प्रस्तावना। तो देखिए, समाज में संपन्नता सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। चाहे यहाँ अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ जो बंटवारा हो, ये क्या है? समानता के रूप में बंटवारा, या गरीबी या अमीरी के रूप में नहीं किसी को देखा जाए। नेक्स्ट देखिए, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या समझे? मतलब धर्मनिरपेक्ष। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता। यहाँ भारत के व्यक्ति है, कोई भी किसी भी प्रकार के धर्म मान सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो धर्म इच्छा हो वो मान सकते, लेकिन कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी धर्म क्या हो? आधिकारिक नहीं होगा। सरकार सभी धार्मिक को मान्यता का आचरण को बराबर सम्मान। सरकार जो है सभी धार्मिकों मान्यताओं को एक बराबर सम्मान आचरण देते हैं, एक बराबर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए उसका, लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक क्या होता है? इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कहते हैं। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हो, लोग अपने शासक का चुनाव करते हो, अर्थात जनता का जनता हेतु जनता द्वारा शासन हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होता है? सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त, मतलब सबको राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। कोई भी मान लीजिए, जैसे आज मान लीजिए कोई सीएम बनता है, कोई पीएम बनता है, कोई मुखिया, कुछ भी, तो कोई भी व्यक्ति देश का बन सकता है, मतलब सबको अधिकार ऐसा मिलना चाहिए। तो शासन का चुनाव हो, लोग अपने शासक का खुद से चुने, जैसे निर्वाचन के तय करके चुनते हैं, जैसे इंडिया में चुना जाता है। इंडिया में कौन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? जनता का जनता हेतु जनता के द्वारा शासन होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जयप्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। तो क्या किसने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र ऐसी सरकार जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें क्या होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। भारत का लोकतंत्र प्रतिनिधियों का लोकतंत्र। तो पूछा जाएगा भारत का लोकतंत्र कौन लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र, तथा भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ गए? क्योंकि आप जो चुनते हैं, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री बनते हैं, तो कोई प्रधानमंत्री बनते तो आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री को तो नहीं चुनते हैं, अपने क्षेत्र में किसे चुनते हैं? सांसद को चुनते हैं। जैसे इंडिया में कितने 552 सांसद, कुल 552 सांसद का सीट है, जिसमें कितने पर चुनाव होता है? तो जिसमें आपको चुनाव कितने पे होता है? 545 पे, जिसमें क्या हो जाते हैं? 2 एंग्लो इंडियन हो जाते हैं। 543 सीट का ही निर्वाचित होता है। तो 543 सीट जो होते हैं, 543 सांसद देश के अंदर खड़े होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? जिसको 272 प्लस आते हैं वो अपना क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो आप तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, आप किसको भेजते हैं? सांसद को, मतलब अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, और आपके प्रतिनिधि प्रधानमंत्री को चुनते हैं। इसीलिए यहाँ कौन लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है। तो कहेगा अमेरिका क्या है? आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान आवश्यक है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान क्या है? आवश्यक है। अब नेक्स्ट देखिए, गणराज्य। गणराज्य या उसे आप गणतंत्र भी कह सकते हैं। गणराज्य किसे कहा जाता है?
राज्य का अध्यक्ष शासन का प्रमुख लोग द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का होगा। जैसे गणराज्य या गणतंत्र किसे, जहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हो ना निर्वाचित होता हो, समझ गए, निर्वाचित होता, मनोनीत न हो, वंशानुगत नहीं होता। वंशानुगत मतलब क्या, कोई राजा है तो उनका बेटा ही राजा बनेंगे, ऐसा यहाँ नहीं है। जैसे यहाँ राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, क्या राष्ट्रपति के बेटा राष्ट्रपति बनेंगे, नहीं, इनके लिए यहाँ क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो इसे ही गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं, जहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत न हो, वंशानुगत या मनोनीत न हो। वंशानुगत मतलब क्या समझे, कि जैसे राष्ट्रपति है तो उसका बेटा राष्ट्रपति होना चाहिए, ऐसा इंडिया में नहीं होता। इसीलिए ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, गणतंत्र की व्यवस्था कहते हैं, जहाँ क्या हो, वंशानुगत न हो। तो भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। भारत कब गणतंत्र हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्याय। तो नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय का अर्थ क्या होता है, कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वतंत्रता नागरिक कैसे सोचे, स्वतंत्रता नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्ति करे और अपने विचार पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं हो। स्वतंत्रता क्या है, नागरिक कैसे सोचे कि हम स्वतंत्र हैं, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्ति करे और अपने विचार पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी न हो, मतलब उसे क्या कर सके, कोई रोक न सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समता। समता क्या है, कानून के समक्ष सभी लोगों के एक समान, मतलब कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून क्या है, सभी के लिए बराबर है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानता को समाप्त होगा। सरकार हर नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। समानता क्या है, कानून क्या है, सभी के लिए एक समान है, कानून की समानता। पहले से चली आ रही जो सामाजिक असमानता जो हमारे समाज में है, उनको समाप्त करने का सरकार क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और प्रत्येक नागरिक को एक समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम सभी ऐसा आचरण करेंगे कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम न माने, अर्थात भाईचारा की भावना विकसित करने पर बल देती है। हम सभी एक ऐसा आचरण बनाए रखें कि कोई भी व्यक्ति हो हमारे देश के अंदर, जो भी व्यक्ति हो क्या है, हमारे परिवार की सदस्य है, हम उसे अपने से कम कभी नहीं आंकेंगे। मतलब एक भाईचारा की भावना विकसित करके रखेंगे, मतलब एक भाईचारा की भावना बना कर रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक तंत्र क्या होता है, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लिखित संविधान की अवधारणा अमेरिका से ग्रहण की। भारतीय संविधान पूरे विश्व में सबसे विस्तृत संविधान। एक तंत्र क्या होता है, जहाँ एक ही व्यक्ति शासन करता हो, समझ गए, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक तंत्र कहते हैं। तो भारत का जो संविधान लिखा गया उसका अवधारणा कहाँ से ग्रहण किया गया, अमेरिका से। और भारतीय संविधान क्या है, विश्व की सबसे बड़ी संविधान है। नेक्स्ट देखिए, संवैधानिक राजसी किसे कहते हैं। तो संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। संवैधानिक राजसी क्या होता है, संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा द्वारा शक्तियों का प्रयोग। जहाँ राजा के द्वारा संविधान की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसे संवैधानिक राजसी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुलीन तंत्र या अल्पतंत्र। तो कुलीन तंत्र से तात्पर्य सत्ता के उस स्वरूप में जिसमें सत्ता कुछ प्रभावशाली लोगों के हाथ में होती। तो कुलीन तंत्र या अल्पतंत्र क्या होता है, सत्ता क्या होता है, कुछ प्रभावशाली मतलब बलवान व्यक्ति के हाथों में चले जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र या अल्पतंत्र। अरस्तु ने कुलीन तंत्र को अमीरों का शासन की संज्ञा दिया था। अरस्तु क्या किए थे, कुलीन तंत्र को किसकी संज्ञा दिए थे, अमीरों की शासन की संज्ञा दिए थे। तो आज क्या हो गया, आपकी प्रस्तावना समाप्त हो गया, समझ गए। अभी जो अपने लोग ये 12 पॉइंट पढ़े हैं एक से लेकर, इस सारा पॉइंट किसकी है, प्रस्तावना की है, समझ गए। तो प्रस्तावना आज समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियोज में आप पढ़िएगा संघ और राज्य, मतलब हमारे यहाँ जो आज 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र है, वो कैसे बना, कब डिवाइड हुआ, किस किस ईस्वी में किस किस का निर्माण हुआ, जब मेरा संविधान बना था तो कितने राज्य था, उससे आज 28 राज्य हो गया है, स्टार्टिंग में 14 राज्य था, उनके बारे में हम
पढ़ेंगे। तो थैंक